गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल हमने एक टॉपिक लेके आए थे, समाज की विशेषताएं, समाज क्या है। और आज हम लोग पढ़ेंगे समाज का प्रकार, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। और इसके पहले की वीडियोस तो आप लोग देख ही रहे होंगे। और जो भी हो सकता है हम नोट्स जितने भी कंप्लीट हो जाते हैं हम पीडीएफ रूप में आपको टेलीग्राम में सेंड कर देते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से। और जितना है कम से कम उतना तो आप कंप्लीट करते रहिए, बाकी भी अपने तरीके से आप नोट्स बनाते रहिए। प्लीज़ यार शॉर्ट्स नोट ज़रूर बनाइए, शॉर्ट नोट ज़रूरी है बनाना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समाज के प्रकार। देखिए, ये जो टॉपिक है आप देख ही रहे हैं, ये समाज की अवधारणा, प्रकार और विशेषताएं, मतलब कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। एक्चुअली जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप ध्यान से समझेंगे, केवल समझेंगे ध्यान से, तो आप 70% आप उसको जज कर पाएंगे, समझ पाएंगे और एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो केवल आप ध्यान से सुनिए। और उसके लिए जब आप इस वीडियो को कंप्लीट सुन लें, सुनने के बाद शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए, जिससे आपके लिए ये रहेगा कि वो एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएगा। हम हमेशा कहते हैं आपके नोट्स सबसे बेस्ट हैं, तो प्लीज़ आप खुद के नोट्स तैयार कीजिए। चलिए आज हम लोग तैयार करते हैं इसको। समाज के प्रकार। एक्चुअली समाज, अभी हमने पढ़ा कि समाज क्या है। समाज केवल संबंधों का जाल है। मतलब जब केवल एक समूह नहीं है, यदि उन समूह में आपस में अंतःक्रिया है, एक दूसरे से वह बात करते हैं, एक दूसरे से पारस्परिक संबंध हैं, तो वह समाज की श्रेणी में आएंगे। और यदि इन समाज की श्रेणी को यदि हम लोग बांटने की कोशिश करें कि हम कितने प्रकार से जज कर सकते हैं, तो हम लोग ध्यान से देखें तो सामान्यतः 3 या 4, कुछ किताबों में 3 दिए हुए हैं, किस कुछ में 4 दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको 4 जो रूप दिए हुए हैं उसको आपको समझाने की कोशिश करें। तो पहला है जनजातीय समाज, दूसरा है कृषक समाज, तीसरा है औद्योगिक समाज और चौथा है उत्तर औद्योगिक समाज। ये क्या है, बहुत, ये जो भाषा है और ये शब्द है, ये आपके आसपास का ही है। मतलब आप जो बोलचाल की भाषा में या आप न्यूज़पेपर में या जो भी आप सामान्य रूप से देखते हैं, वही ये चारों रूप है। इसलिए आपको बहुत ये नहीं कि हमको पढ़ना है, हमको याद करना है, जी नहीं। आप केवल समझ लेंगे और समझने से ही आपको क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपको। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, तब समझ में आएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो कितना सही और आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए पहले आते हैं जनजातीय समाज। तो पहले तो हम जनजाति का अर्थ समझ लें क्या है। जनजाति क्या है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज भी सभ्यता तथा संस्कृति से अपरिचित हैं, जो सभ्य समाजों से दूर जंगल, पहाड़ों अथवा पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन्हीं समूहों को जनजाति, आदिम समाज, वन जाति, वन्य जाति, आदिवासी आदि नामों से जाना जाता है। मतलब जो भी समाज की मुख्य धारा से दूर हैं, चाहे जंगल में निवास करते हों, चाहे वनों में निवास करते हों, इस तरह के जो समाज हैं वो जनजाति समाज के रूप में कहे जाते हैं। इनको आदिम समाज भी कहते हैं, वन्य जाति भी कहते हैं, आदिवासी भी कहते हैं। ये तरह तरह के शब्द हैं। ठीक है। जनजाति समाज की संस्कृति अन्य समाजों से भिन्न होती है। इनके रीति रिवाज भिन्न होते हैं, इन कार्य करने का तरीका अलग होता है, या बहुत सारी ऐसी भिन्नता होती हैं जो यदि हम आज के समाज में सुनते हैं, जानते हैं, तो हमें बड़ा अजीब लगता है। जैसे आज के समय में हिंदू विवाह में एक पत्नी और एक पति की कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट ने भी इस लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से भी इसको अप्रूव करके रखा है। लेकिन यदि हम ये सुने कि किसी व्यक्ति के आज के समय में 3 पत्नियां हैं, 4 पत्नियां हैं, या एक पत्नी के 3 या 4 पति हैं, तो हम लोग सुन के बड़े अजीब लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी विशेषता हैं, ऐसे संस्कृति हैं जो आदिम जाति जो वहाँ पर हैं, समाज है, उस समाज में पहले से व्याप्त होती हैं। और वो उनकी विशेषता होती है, ना कि आज के समाज के हिसाब से गलत होता है। वहाँ उनकी विशेषता है, इसलिए सरकार, गवर्नमेंट उनके बहुत सारे जो विशेषता होती है या उनके रीति रिवाज होते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। अक्सर ऐसा होता है
जहाँ पर प्रवेश भी निषेध होता है सामान्य नागरिकों का जाने का। ठीक है? तो ये उनकी संस्कृति है और उनकी परंपरा है, क्या है? देखिए, जनजाति की परिभाषा किसके हिसाब से, रॉल्फ लिटन के अनुसार सरलतम रूप में जनजाति ऐसी टोलियों का एक समूह है जिसका एक सानिध्य वाले भूखंडों पर अधिकार हो और जिनमें एकता की भावना, संस्कृति में गहन, सामान्यतः निरंतर संपर्क तथा कतिपय सामुदाय हितों में समानता से उत्पन्न हुई हो। मतलब इस परिभाषा के आधार पर ऐसी कोई समूह जिसका अलग संस्कृति हो, अलग विचार हो, अलग कार्य करने के तरीके हों, वो है जनजाति। मजूमदार ने भी कहा है, कोई जनजाति परिवारों का ऐसा समूह है जिसका एक समान नाम, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं तथा विवाह व्यवसाय के संबंध में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं एवं जिन्होंने एक आदान प्रदान संबंध तथा पारस्परिक कर्तव्य विषय का निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया है। इसमें भी क्या बताया गया है, इसमें भी उनकी संस्कृति, उनके आचार विचार, उनका एक निश्चित भूभाग, मतलब एक निश्चित एरिया में वो निवास करते हैं, उनकी संस्कृति होती है और वो उसके हिसाब से अपने कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक परिभाषा और दी हुई है इम्पीरियल गजेटियर के अनुसार, एक जनजाति समान नाम धारण करने वाले परिवारों का संकलन समान बोली बोलती है, एक क्षेत्र से संबंधित होते हैं एवं सामान्यतः यह समूह अंतर्विवाही होते हैं। मतलब अंतर्विवाही से तात्पर्य ये है कि अक्सर इनमें जो भी संस्कार होते हैं विवाह संबंधी वो अंतर्विवाही होते हैं, मतलब उनको अपने समूह से बाहर विवाह करने का अधिकार नहीं होता है या उनकी परंपरा नहीं होती, उनकी संस्कृति नहीं होती है। जेपी सिंह ने भी सेम यही कहा है, सांस्कृतिक रूप से समरूप समुदाय जिनका समान भूभाग, भाषा तथा एक ही पूर्वज वंश होते हैं। अंतर्विवाह भी देखिए, इसमें भी अंतर्विवाही समूह आ गया ना। मतलब अक्सर अक्सर क्या होता है, जो जितने भी आदिवासी समूह हैं उनकी एक अलग संस्कृति होती है, वो अपने ही समाज में हर काम करते हैं, उनका पहनावा अलग होता है, उनके कार्य करने का तरीका होता है, उनके रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं, जो बिल्कुल एक आज के जो हम लोग सभ्य प्राणी कहते हैं समाज को, उसके लोग यदि उसको सुनते हैं, जानते हैं, तो वह एक अजीब सा मुंह बनाते हैं कि अरे उनके यहाँ ऐसा है क्या। देखिए, सबकी संस्कृति अलग होती है, सबका संस्कृति का अलग होने का कारण होता है। तो आप बिल्कुल भी ये कारण नहीं है कि उनका अलग है, हमारे यहाँ सही है, या हमारा सही नहीं है, उनका गलत है। सबका अलग अलग परिस्थितियों और उनके परंपरा के आधार पर होता है। और डॉक्टर घुरिये के अनुसार भारत से जनजाति पिछड़े हुए हिंदू हैं। मतलब जो डॉक्टर घुरिये हैं उन्होंने कहा था जो पिछड़े हुए हिंदू हैं, जो दूर चले गए या समाज से कट गए, वो भारत क्या है, जनजाति है। हॉवेल के शब्दों में जनजाति या प्रजाति विशिष्ट जननिक संरचना के रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग रखने वाले होते हैं। गिली ने भी यही से बताया है, स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी समूह को जो सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, जनजाति कहलाता है। मतलब आप इन पूरी परिभाषाओं से एक बात तो समझ गए होंगे कि पहली बात तो एक इनका निश्चित भूभाग होता होगा, निश्चित अपनी एक संस्कृति होती होगी, एक कार्य करने का तरीका होता होगा, एक रीति रिवाज होते होंगे। ये सब यदि अलग हैं तो वह जनजाति के श्रेणियों में आता है। अब कुछ विशेषताएं हैं, यदि जनजातियों की विशेषताएं हम समझे तो क्या है वो। जनजाति की विशेषता क्या है, प्रत्येक जनजाति के एक नाम सभी जनजाति समूह के अलग अलग नाम होता है जिसके द्वारा उसे पहचाना जाता है। मतलब आप देखे होंगे अफ्रीका में मसाई हो गई, और जैसे उत्तर अमेरिका में बहुत सारे जनजाति हैं, सभी के नाम अलग अलग हैं।
और सभी की पहचान अलग-अलग है, सभी की संस्कृति अलग है। सामान्य भूभाग, इसकी दूसरी ख़ासियत क्या होती है, विशेषता क्या है? इसमें जनजातियों का संबंध निश्चित भूभाग से होता है। निश्चित भूभाग में निवास करने से उनमें सामुदायिक भावना का विकास होता है। मतलब देखिए, निश्चित भूभाग में जब कोई इकट्ठा रहेगा, एक ही जगह रहेगा, तो स्वाभाविक है उनमें इंटरेक्शन होगा, आपस में बातचीत होगी। बातचीत होगा तो क्या होगा, एक कम्युनिटी की जो भावना होती है वो मन में आती है। लेकिन दूर जो व्यक्ति है कोई रह रहा है, वो आपस में केवल बात कर पाएगा, लेकिन जो एक समुदाय की भावना वो थोड़ा-सा उसमें कम आ पाती है। तीसरी खूबी क्या है इसमें, जो विशेषता है, जनजाति परिवारों का समूह है। एक जनजाति में समान लक्षण वाले परिवारों का समूह होता है। कुछ परिवारों से मिलकर एक नातेदारी समूह का निर्माण होता है और इसी तरह नातेदारी समूह के अंतः संबंधों के आधार पर जनजाति समूह विकसित हो जाता है। मतलब आप इस पॉइंट को समझे ना, इस पॉइंट को समझेंगे तो जनजाति परिवारों का समूह है। मतलब एक परिवार है, उसके फिर उसके बच्चे हैं, वो और ज़्यादा परिवार बढ़ा, फिर कई परिवार हुए। मतलब एक ही संस्कृति से उत्पन्न बहुत सारे परिवार और के नातेदार, मतलब रिश्तेदार, एक समूह का निर्माण करते हैं जो जनजाति की श्रेणी में आते हैं। सामान्य भाषा होती है, मतलब उनकी एक विशेष भाषा, ऐसी भाषा जो आपस में विचारों के आदान प्रदान में उपयोग करते हैं। शिक्षा का अभाव, क्योंकि वो दूर रहेंगे, जंगल में रहेंगे, समाज से कटे हुए रहेंगे, तो उनको समाज की जो भाषा वगैरह है या उनकी शिक्षा है, वो उतना विकास उनका बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सभी अन्य भागों से वो कटे हुए रहते हैं। अंतर्विवाह, जनजातियों में अंतर्विवाह का परिचालन, मतलब एक प्रकार से प्रचलन, सॉरी, इसमें प्रचलन से एक जनजाति के लोग दूसरी जनजाति में विवाह नहीं करते हैं। मतलब अंतर्विवाह का प्रचलन है। सॉरी, इसमें मिस्टेक है। प्रचलन मतलब वहाँ पर वो सिस्टम चलता है कि यह ग्रुप के अंदर ही विवाह कर सकते हैं, बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता होती है, मतलब वो हर चीज़ के लिए किसी अन्य समूह पर निर्भर नहीं करेंगे। स्वयं खाद्य सामग्री इकट्ठा करेंगे, स्वयं उसको पकाना और उसको खाने की व्यवस्था, अपने कपड़े वगैरह, मतलब हर चीज़ के लिए वो स्वयं ही व्यवस्था करेंगे। रक्षा के लिए जो भी शिकार करने के लिए संसाधन होते हैं वो खुद ही व्यवस्था करेंगे, पत्थरों से बनाना या किसी भी चीज़ों से। तो वह क्या होता है, उनकी आत्मनिर्भरता होती है। विस्तृत आकार, देखिए ये सब खूबियाँ हैं। अक्सर आपके जो एग्ज़ामिनर है वो क्वेश्चन बना सकता है कि जनजाति समूह की इन विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो जब आपको सभी विशेषताएं पता होंगी, तभी आप उसमें जज कर पाओगे। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक अच्छा प्रश्न है कि कई 4 में से 3 विशेषताएं उन्होंने सही कर दी और एक गलत कर दी। तो आपको सब ध्यान से समझना है। नेक्स्ट है उसमें सामान्य निषेध। सामान्य निषेध मतलब ये होता है कि रहन-सहन के जो तरीके हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक निश्चित तरीका होता है, वो आप बहुत बदल नहीं सकते, बाहर के लोगों का अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये सामान्य निषेध कहलाता है। जनजाति परिवारों का समूह है, माना एक परिवार से 10 परिवार, 10 से 100 परिवार, तो परिवारों का एक समूह जनजाति कहलाता है। बाद में बढ़ते-बढ़ते वो एक बहुत बड़े भूभाग में विस्तृत हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट आपके जनजाति हो गई। आपको समझ में आ गया है जनजाति क्या है। जनजाति निश्चित भूभाग, निश्चित उनकी एक सामान्य संस्कृति, सामान्य बोलचाल होती है, शिक्षा का अभाव होता है। और ये सभी खूबियाँ जनजातियों में होती हैं, ठीक है। और अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे कृषक समाज। और देखिए, अधिकतर तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कृषक समाज तो हम लोग के आसपास है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि जो परिवार करते हैं उन परिवारों से जुड़े ना हों। तो आप इसको समझेंगे तो ज़्यादा आपको अपने सामान्य जीवन या सामान्य परिवार या आसपास के समाज से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये है कृषक समाज। कृषक समाज क्या होता है के बारे में
जानेंगे जिसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि हम कितने भी ऊंचे पद को प्राप्त कर लें, कितने भी धनवान क्यों ना हो जाए, हमारा जीवन एक कृषि करने वाले व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर रहता है। अतः दोस्तों, हम लोगों में हमारा विनम्र निवेदन है कि कृषक को एक ऊंची नज़र से देखना चाहिए, जिससे कृषक समाज भी अपने गरीबी से ऊपर उठकर एक अच्छा जीवन जीने के लिए सक्षम हो सके। समझ रहे हैं आप ना? तो कहीं ना कहीं कृषक हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग पूर्णतः निर्भर हैं उसमें, और पूर्णतः या आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है। होता क्या है कृषक समाज? कृषक समाज एक ऐसा समाज है जो अधिकतर ग्रामीण इलाके में पाया जाता है, और इनका यह समाज एक नीचे स्तर में जीवन जीने वाला समाज है, क्योंकि इनके पास उतने पर्याप्त मात्रा में धन एकत्र नहीं हो पाता जिसके द्वारा वह अपने हर ज़रूरतों को पूरा कर सके। मतलब अक्सर देखिए, सामान्यतः मतलब अधिकतर बोल रहे हैं, कृषि करने वाले क्या होते हैं, गांव में रहते हैं, आजकल कुछ शहर में भी रहते हैं लेकिन सामान्यतः आप बहुत बड़ा प्रतिशत देखें आप, तो वो कहाँ है, वो गांव में ही निवास करता है। और जब गांव में निवास करता है तो क्या होगा, जब गांव में निवास करेगा तो स्वाभाविक है उसका जीवन यापन बहुत बेहतर नहीं होगा, बहुत अच्छे से काम ने मतलब कहीं धन का अभाव होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, गरीबी होगी। क्या क्या उसमें होती है विशेषता, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब आधुनिक युग में कृषक समाज की परिस्थिति देखिए, आधुनिक युग में कृषक समाज पहले से तो बेहतर हो चुका है, लेकिन बहुत बेहतर नहीं हुआ है। बहुत सारे संसाधनों को उसने उपयोग किया हुआ है। जो पहले बैल थे, जिससे खेत में बुआई होती थी, तो वो आज की जुताई होती थी, वो क्या है, आज ट्रैक्टर ने ले लिया है। मतलब संसाधन बहुत हो चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत बेहतर जीवन यापन किसानों का नहीं है। देखिए, आज के समय में आप खुद देखिए, किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनका पक्ष सही है, नहीं सही है, ये बात अलग है, लेकिन आज भी बहुत सारे आपने पहले पढ़ रहे होंगे, किसानों आत्महत्या की है, महाराष्ट्र में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, यूपी में हो गया। देखिए, कोई किसान बहुत मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के बाद 6 महीने साल भर पूरा समय देना, जी तोड़ मेहनत करना, पैसा लगाना, और किसी भी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से यदि उनकी फसल का नुकसान हो जाता है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा कष्ट है, कितना दिन रात। आज आप सोचिए ना, एक बहुत सामान्य बात बोल रहे हैं आप और हम लोग, जब सामान्यतः खाना खाते हैं या देखते होंगे, थोड़ा सा खाना छूट जाता है या चावल छूट गया, आप सोचिए ना, वो चावल की प्रोसीजर कितनी कितनी मतलब उगाने की कितनी कठिन है एक किसान की तहत, कि वो किसान पहले तो पूरी मिट्टी है उसमें सही करना, फिर उसमें बीज बोना, फिर उसकी रखवाली करना, फिर वो देखिए उसकी उसकी फसल आते 3-4 महीने लगना, फिर पकना, फिर उसको मतलब कह सकते हैं बड़ी मुश्किल से 3-4-5 महीने बाद प्रोसेस होने के बाद वह चावल बन पाता है। और चावल, और हम लोग कितने आसानी से कहते हैं कि नहीं, हम तो चावल खरीद लेंगे। खरीदेंगे तब जब हमें हमें मार्केट में अवेलेबल होगा ना, किसान लेके आएंगे ना, तो उनकी वैल्यू हमें समझना चाहिए, और आगे के लिए हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हाँ, यह हम लोग के बीच के ही किसान हैं, और हम लोग को जो कर सकते हैं, कम से कम अन्न को बर्बाद नहीं करें, ये तो कर सकते हैं हम लोग, और तो कुछ अभी ना कर पाएँ, फिलहाल तो ये कर सकते हैं। तो हर चीज़ की वैल्यू करना सीखें हम लोग। ठीक है। ये सामान्य चीज़ है और हमें समझना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में कृषक का महत्व क्या महत्व होता है, ये भी समझिए। मतलब वही चीज़ें हैं कि वो कितनी मेहनत करता है, और हम लोग कितनी आसानी से कहते हैं नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे, या आप उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं, या अभी अन्न को बर्बाद मत कीजिए। बस केवल उद्देश्य ये है कि अन्न को बर्बाद मत कीजिए, बहुत मेहनत लगती है अन्न उगाने में। अब देखिए, कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या विशेषताएं हैं? पहला तो निम्न आर्थिक स्थिति, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अक्सर सामान्यतः आप देखे होंगे, जो किसान होते हैं बेचारे बहुत गरीब होते हैं, और जो जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, दूसरों के ज़मीन पे खेती करते हैं, उनकी स्थिति और दयनीय होती है। वो बड़ी मुश्किल से खेती करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, और उनका पूरा निर्भर
समय जब जो फसल होती है पक जाती है और पक जाने के पश्चात बाजार में एक मूल्य मिलना, पैसे आना, मतलब इतनी कठिन प्रक्रिया है, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। पहली विशेषता है इनमें। एक विशिष्ट संस्कृति होती है। कृषक वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसकी अपनी एक संस्कृति होती है, जो यह बहुत ही दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। मतलब हर एक उनका सिस्टम होता है कृषक का। हर चीज़ है उनका। जैसे कह सकते हैं कि जीवन जीने का तरीका है, खाने का तरीका है, वो बिल्कुल एक विशिष्ट होता है। औद्योगिक समाज से भिन्न होते हैं। औद्योगिक समाज क्या होता है? डेवलप होता है, मशीनों का ज़्यादा उपयोग होता है उसमें। लेकिन जो कृषक होते हैं वो इतना उपयोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है एक एकजुट समाज। मतलब आपने देखा होगा जब भी कृषक होते हैं अक्सर शाम को इकट्ठा बैठना, एक दूसरे का सहयोग करना, समानता इसमें देखा जाता है। आज भी जो शहरों में नहीं है आपसी सामंजस्य, सौहार्द, वो गांव में आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरे का हाल चाल लोग पूछते हैं, कैसे हैं आप लोग, क्या है। मतलब आप शहर में कोई भी पड़ोसी है वो भी आपसे बात करना नहीं चाहेगा, लेकिन गांव में ऐसा होता है। कृषि मुख्य व्यवसाय, मतलब उनका मेन काम क्या है? कृषि करना, उसी में दिन रात वो लगे रहते हैं इस काम करने में। सहयोगी समाज। कृषक हमेशा क्या होता है? सहयोग की भावना हमेशा कूट कूट के बनी होती है, और वो हमेशा क्या है? दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगली विशेषता कि अशिक्षित, ये तो पता है। गांव में रहेंगे तो उतना पढ़ा लिखा यदि कृषक नहीं है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उतना वो सजग नहीं होगा। आजकल हो रहा है बेहतर, लेकिन तब भी यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप समझेंगे जो शहर और गांव में तो अंतर है ही। सरल जीवन है इनका, बहुत तामझाम नहीं है, बहुत आधुनिक जीवन से जुड़ाव नहीं है। सिंपल सा है उनको कि अपना काम करना है और जो भी प्रयास करना है वो अपने सामान्य जीवन के आधार पे करना है। स्त्रियों की निम्न स्थिति। आज भी गांव की महिलाएं बहुत कम अशिक्षित हैं। उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। उनको बाहर निकलने, मार्केट जाने या अपने खुद के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पाबंदी का सामना करना पड़ता है। आज भी शहरों की अपेक्षा गांव में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे औद्योगिक समाज। आप समझ गए कृषक समाज। पहला हमने पढ़ा क्या है? पहला हमने कौन सा पढ़ा? जनजातीय समाज पढ़ा। दूसरा कृषक समाज पढ़ा। ये सब है, आप बस केवल पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये तो हम लोग के बीच की बात है। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज को पहले हम लोग सीधा एग्जाम्पल देते हैं, है क्या ये? जापान, माने विकसित शहर, सीधा सा है। जापान हो गया आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ये सब जितने भी ब्रिटेन हो गया, विकसित शहर हो गए, ये सब औद्योगिक समाज में आते हैं। ठीक है। इनकी परिभाषाएं दी हुई हैं। जहाँ मशीन मनुष्य की स्था मतलब एक्चुअली जहाँ मनुष्य के कार्य करने के तरीके में बदलाव आकर मशीन ले लेती हैं, वह औद्योगिक समाज की श्रेणी में आता है। वह समाज जिसमें कार्य का श्रम विभाजन ही नहीं श्रेणी विभाजन भी होता है, तथा जो कार्य से संबंधित तीव्रता, कुशलता एवं लागत का भी आकलन करता हो, औद्योगिक समाज कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक 10 व्यक्ति कोई काम करेंगे, यदि हम मशीन से काम कराएंगे तो 2 व्यक्ति इस लगेंगे, और मशीन और लगा देंगे तो हम कितनी तेज़ी से काम कर, मतलब कहीं ना कहीं हम विकास में ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर औद्योगिक समाज दिखाई पड़ता है। ये सब परिभाषाएं हैं, केवल हमने लिखी है आपको समझने के लिए कि है क्या। जैसे मर्डर ने क्या है? जिस समाज में सामाजिक संबंध नौकरशाही द्वारा प्रशासित होते हैं वह समाज औद्योगिक समाज कहलाता है। मतलब सामाजिक संबंध क्या होता है? नौकरशाही द्वारा, मतलब नौकरशाही का सीधा सा तात्पर्य कि जो ऊपर जो शासन करते हैं, जो नियम बनाते हैं, उनके द्वारा प्रशासित होते हैं, वह समाज औद्योगिक समाज कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग सीधी विशेषताएं पढ़ेंगे। एक्चुअली हमारा मतलब ये है कि कोई भी वीडियो प्रयास करें हम 30 मिनट से ज़्यादा का ना बनाएं, जिससे आप लोग पढ़ने, देखने और एक समान रूप से एक सिटिंग में बैठकर याद करने और लगातार देखने में सक्षम हो सकें।
इसलिए बाकी हम ये इसमें जो दिया हुआ है मेन मेन पॉइंट्स में ज़रूर चर्चा करते हैं। देखिए औद्योगिक समाज की विशेषता, इसमें क्या होता है, जनसंख्या अधिक होती है, जनसंख्या की विभिन्नता होती है। जनसंख्या अधिक मतलब स्वाभाविक है, सामान्य जो गाँव में आप देखे होंगे, यदि आप गांव शहर की भी तुलना करें औद्योगिक समाज की, तो गांव में क्या होता है, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, टोले होते हैं। लेकिन शहर में क्या होता है, बहुत बड़ी आबादी। जापान की ही बात कर लें, जापान में बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पर शहर के हिसाब से, क्योंकि वह एक औद्योगिक समाज का प्रतिबिंब है। व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता, बहुत सारे व्यवसाय होंगे, सीमेंट होगा और आपका स्टील का होगा, या जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं सब दिखाई देंगे। वर्गगत स्तरीकरण मतलब कहीं ना कहीं वर्ग क्लास होगा, उसमें अलग से एक कह सकते हैं स्तर का निर्धारण किया जाएगा वहाँ पर। स्तर का निर्धारण मतलब ये गरीब हैं, यदि हम समाज की बात करें, ये गरीब हैं, ये मध्यम वर्गीय हैं, ये उच्च वर्ग है। उच्च वर्ग हमेशा क्या होता है आपको पता है, वह औद्योगिक घरानों से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह का वर्गीकरण भी देखा जाता है। धर्म एवं परिवार की महत्वहीनता, आपने देखा होगा जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, आजकल लोग अपने आसपास लोगों से बात करना तो दूर, अपने परिवार के लोगों से भी बात करना उचित नहीं समझते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। मतलब इतनी तरक्की कर रहे हैं वो कि अपने परिवार, अपने माँ बाप से भी अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी चीज़ें आपको औद्योगिक समाज में देखने को मिल जाएगी। भारत एक विकासशील है, मतलब कहीं ना कहीं औद्योगिक समाज की तरफ जा रहा है वो। तो आपने ये लक्षण यदि पिछले 10 साल 20 साल से कंपेयर करने बैठेंगे तो आप देखेंगे हाँ ऐसा हो रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, मतलब हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी अ, जैसे कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में आधुनिकता के रूप में देखें तो कृषि के क्षेत्र में भी है। जहाँ 1 एकड़ में जितना अनाज होता था आज के समय में उससे दोगुना तिगुना अनाज होता है। ऐसी फसल लोग उगाने की कोशिश करते हैं जिसमें पैसा ज़्यादा मिले, मतलब कुल मिलाकर कंपटीशन ज़्यादा है। मनोरंजन, मनोरंजन के साधन बहुत सारे हैं। ऐसी संस्था का विकास होगा जहाँ पर मनोरंजन आपको बहुत देखने वाला दिखेगा। थिएटर हो गया, पीवीआर हो गया, बड़े बड़े पार्क हो गया, मॉल हो गया, ये आपको बहुत देखने को मिलेंगे। सुविधा संपन्नता, बहुत सुविधा होती हैं। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, मतलब सबका काम बटा हुआ है, कौन ये काम करेगा, कौन इस ऑफिस में काम करेगा, सबका काम पहले से फिक्स है। और इसमें द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, प्राथमिक संबंध नहीं, द्वितीयक संबंध। द्वितीयक संबंध से मतलब जो फॉर्मल होते हैं, जो आपके काम से जुड़े हुए होते हैं, वो संबंध कहलाते हैं द्वितीयक। और प्राथमिक संबंध क्या कहलाते हैं, जो आपके सीधे आपके स्नेह से जुड़े होते हैं। जैसे आप परिवार के संबंध हो गए, आपके माँ से संबंध हो गए, आपके घर से संबंध हो गए, ये प्राथमिक संबंधों में आते हैं। भौगोलिक एवं सामाजिक गतिशीलता, मतलब कहीं ना कहीं भौगोलिक, आज यहाँ है, आज आप सामान बना रहे हैं जापान में, बेच रहे हैं अमेरिका में, और कच्चा माल ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। मतलब ये उसमें ये नहीं रहेगा कि आप केवल एक ही जगह में सब कुछ करें। व्यक्ति संबंधों की प्रधानता, मतलब व्यक्तिक संबंध सबसे प्राइमरी हैं, ना कि पारिवारिक संबंध या किसी संबंध। एक किसी व्यक्ति में यदि आप कोई बड़ा व्यक्ति है तो आप उससे जुड़ना जरूर चाहेंगे। यह औद्योगिक समाज की एक विशेषता भी है, और हमारे हिसाब से तो विशेषता की जगह एक कमी है। सामाजिक संबंधों, सामाजिक समस्याओं एवं कृत्रिमता का बोलबाला, मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक समस्याओं ज़्यादा आएंगी। सामाजिक समस्या से तात्पर्य क्या है, आगे हम पढ़ेंगे, 1 यूनिट पूरी पूरी दी है सामाजिक समस्याओं पर। देखिए जब जब उद्योग ज़्यादा बढ़ेगा, और उद्योग बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा, औद्योगिक समाज डेवलप होगा तो नशाखोरी बहुत आएगी, वेश्यावृत्ति बहुत देखने को मिलेगी आपको। आपको अपराध देखने को मिलेंगे, ये सब आपको सामाजिक समस्याएं क्या है देखने को आपको मिलेगी। तर्क युक्त चिंतन की प्रधानता, तर्क युक्त चिंतन क्या है, मतलब हमको किसी से बात करनी है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, मतलब हर चीज़ में आपको तर्क युक्त सोचना, बात करना, बोलचाल, ये देखने को मिलेगा। ये बहुत सारी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर आप समझ चुके होंगे कि ये औद्योगिक समाज है। उसके पहले कृषक समाज में क्या थी, उसके पहले जनजाति समाज में क्या थी। ठीक है। और एक
पी गिलबर्ट हैं, उन्हें औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं अपनी पुस्तक, इन पुस्तक का नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, ठीक है। इसको भी आप लोग बस एक बार देख लीजिएगा। अब हम लास्ट टॉपिक में आते हैं। लास्ट टॉपिक है उत्तर औद्योगिक समाज। वर्तमान समय में उत्तर औद्योगिक समाज मुख्यतः अनुमान का ही विषय ही है। यह समाज एक ऐसा समाज होगा जहां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटरों का महत्व बढ़ जाएगा और मानव मस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले अधिकतर कार्य कंप्यूटरों से होंगे। मतलब अभी तो हम लोग औद्योगिक समाज में जी रहे हैं, एक मान लेते हैं, लेकिन आगे का समाज कैसा होगा उसकी एक कल्पना मात्र ही उत्तर औद्योगिक समाज में कर सकते हैं। हर काम आप लोग देखे होंगे, कंप्यूटर का चलन बढ़ रहा है धीमे धीमे। हो सकता है जिस प्रकार से बढ़ रहा है, यदि हम 50 साल की तुलना करें तो अगले 100 साल में क्या होगा, बहुत कुछ बदल चुका होगा जो शायद हम लोग एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहे होंगे। कुछ विशेषताएं बताई हैं इन्होंने। उत्पादन कार्यों में स्वचालित यंत्रों का उपयोग, ऑटोमेटिक मशीनें जाएंगी हर चीज़ में। मतलब हो सकता हो आप सोचें कि खाना खाना है हमें, आपने बस बटन दबाया और खाना बन के आपके सामने आ गया। हो सकता है अभी सोचने और सुनने में शायद लग रहा हो ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यदि आप 50 साल पहले की तुलना करें तो आप देखते हैं क्या ऐसा कोई सोच सकता था कि हम यहाँ बैठे व्यक्ति से अ, दिल्ली वाले व्यक्ति से बात करना चाहें और तुरंत हमारी बात हो जाए। ऐसा मोबाइल आने के पहले ये संभव ही नहीं था कि ऐसा हो सकता होगा कि हम बिना तार के चलते चलते एक छोटे से यंत्र से बात कर पाएंगे। लोग सोचते थे तो पहले हंसते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आज के समय में हम लोग की आवश्यकता है। और देखिए आज भी हम जो आपसे बात कर रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं या मोबाइल आप लोग देख रहे हैं तो उसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये आजकल सामान्य हो गया। हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ हो, तो बहुत कुछ चे बदलाव आ जाएगा। ये क्या होगा, उत्पादन में मानव का अल्पतम योगदान होगा। मतलब कम से कम यो वो व्यक्ति क्या करेगा, मानव का उपयोग करेगा, बाकी सब मशीन करेंगी। कि कठिन कार्यों में रोबोट का प्रयोग, हम लड़ाई झगड़ा करना है, वहाँ पर बॉर्डर में जाना है तो ड्रोन वगैरह देख रहे हैं आप लोग, हो सकता है। और संसाधन बाद में आ जाएं। श्रम विभाजन, ये भी इसमें वृद्धि होगी। कृषि में आधुनिकतम यंत्रों की वृद्धि, मतलब कहीं ना कहीं जो आज यंत्र देख रहे हैं हो सकता है और बेहतर यंत्र हो जाएं। समय की बचत होगी। अत्यधिक विकसित प्रकार की प्रौद्योगिकी एवं अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये लगभग आपका कंप्लीट हो गया। लीजिए ये कंप्लीट हो गया आपका पहली जो हम लोग पहले टॉपिक में चर्चा किए थे, और ये सेकेंड भाग है। मतलब तीसरी यूनिट का पहला पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया। ज़्यादा कुछ कुछ नहीं है, केवल एक रीडिंग करेंगे बस ध्यान से और एक शॉर्ट नोट बना लेंगे तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट होते जाएंगे। और आपको लगता है जब सरल केवल तब है जब आप इसको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख पाएंगे, बना पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, पढ़िए, और कुछ भी आपको लगे तो कमेंट्स आप करते रहिए। हम प्रयास करते हैं कि सभी कमेंट्स हम देखें और रिप्लाई करें, लेकिन सभी कमेंट्स हम रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि देखिए बहुत ये सब वीडियोस बनाने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए। लेकिन हाँ, हम देखते देखते ज़रूर हैं और उसी के आधार पर बहुत लोगों ने कहा सर प्लीज़ आप उसके साथ क्वेश्चंस भी करवाइए। हम क्वेश्चंस भी करवाएं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत समय लगता है। तो प्लीज़ वो हम प्रयास कर रहे हैं धीमे धीमे, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है कि डेली कम से कम एक टॉपिक हम ख़त्म करें, जिससे जल्दी से अगले 15 दिन 20 दिन में हम 60 to 70 कोर्स पूरा कंप्लीट कर सकें। और अक्टूबर तक पूरा प्रयास है कि हम ये कोर्स ख़त्म कर दें, पूरे वीडियोस हो जाएं। फिर हम लोग टेस्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, इस पे ध्यान दें, जिससे क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग कर भी पाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी लगे तो ये है आपका ये आप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो भी पीडीएफ बन जाती हैं वो पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ आप हमें मैसेज कीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़िए और बहुत ध्यान से हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करिए और वेरी शॉर्ट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।